वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं एब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूं। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में सोमवार अपराह्न पोखरे में स्नान करते समय 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद तीनों का शव पोखरे से बरामद किया। तीनों बच्चों की मौत की घटना से हरिहरपुर गांव में शोक की लहर है। कंधरापुर थाना क्षेत्र के भोर्रा गांव निवासी 14 वर्षीय ललित यादव पुत्र केशव यादव का ननिहाल हरिहरपुर गांव में है। वह अपने नाना फौजदार यादव के यहाँ लॉकडाउन में गुजरात से आया हुआ था। ललित सोमवार की सुबह लगभग 9 बजे गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित पोखरे में अन्य बच्चों के साथ स्नान करने गया था। लोगों का कहना है कि पोखरे में नहाते समय ललित के साथ 2 अन्य किशोर भी डूबे हैं। वहां मौजूद एक अन्य किशोर ने तीनों के पोखरे में डूबने की खबर परिजनों को दी। सूचना पाकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और काफ़ी मशक्कत के बाद तीनों को पोखरे से निकाला और बचा लेने की उम्मीद में जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोग शव लेकर गांव चले गए। सूचना पाकर कंधरापुर इंस्पेक्टर शिवशंकर सिंह ने पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। मृत किशोर में ललित के अलावा 12 वर्षीय हिमांशु यादव पुत्र रामचंद्र यादव ग्राम हरिहरपुर व 11 वर्षीय हर्ष यादव पुत्र वीरेंद्र यादव ग्राम मुरीरपुर थाना महाराजगंज के निवासी हैं। हर्ष यादव 1 माह पूर्व हरिहरपुर गांव निवासी अपने मौसा हरबंश यादव के घर आया था। 3 बच्चों के मौत की सूचना मिलने के बाद से ही गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, बहुत दुखित की बात है। और खेत में गड्ढा खनना गया था, उसमें लड़के नहाने गए, उसमें डूब गए लड़के। कब की घटना है? 2 घंटे की घटना होगी। 2 घंटे 3 लोग नहाने गए थे। तीनों लोगों की वही तत्काल आने से मृत्यु हो गई। कारण क्या बताया जा रहा है? कारण क्या, और नहाने गए लड़के और डूब गए। ये बच्चे हरिहरपुर ग्राम सभा में आए थे। 2 बच्चे ननिहाल पढ़ते हैं और 1 बच्चे गांव सभा का रहने वाला है। ये तीनों लोग डूबने से मौत हो गई, जिस कारण ऑन स्पॉट इस बार हो गए। पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रमाकांत यादव एक बार फिर चर्चा में हैं। सोमवार को उन्होंने शहर के अपनी खोरठ स्थित आवास पर पिछड़े व दलित समाज के दर्जनों लोगों की कलाई से रक्षा सूत्र काटकर अपने अभियान को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि पूर्व सांसद ने करीब 1 माह पहले
इस अभियान की शुरुआत की थी। सोमवार को प्रदेश के 15 जिलों से आए अपने समर्थक बुद्धिजीवियों की मौजूदगी में उन्होंने लोगों की कलाई से रक्षा सूत्र काटा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सपा नेता ने कहा कि पिछड़े और दलित समाज को जगाने के लिए यह अभियान चलाया गया है, जिससे कि हम अपने समाज के महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलें। कहा कि पिछड़े व दलित समाज को मंदिर जाने की नहीं, शिक्षा के मंदिर में जाने की जरूरत है। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन के सवाल पर पूर्व सांसद ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण जबरदस्ती कराया जा रहा है। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की जरूरत है, जिससे कि लोगों का भला हो सके, मंदिर की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज से वह और उनके पिछड़े और दलित समाज के समर्थक अपने नाम के आगे शूद्र लिखेंगे। हम लोगों ने पिछड़े और दलित समाज को जगाने के लिए रक्षा सूत्र कटवाने का काम शुरू किया था और हम तमाम किताबों के अध्ययन करने के बाद ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तमाम इसमें हमारे महापुरुष लोग हैं, ये है देख रहे हैं ना। इन किताबों के अध्ययन करने के बाद जो इन लोगों ने रास्ता बताया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, रामास्वामी पेरियार जी हैं, महाराज साहू जी हैं, ज्योतिबा फूले जी हैं, जगदेव प्रसाद जी हैं, रामस्वरूप वर्मा जी हैं, ललित प्रसाद यादव जी हैं और कर्पूरी ठाकुर जी हैं, लोहिया जी हैं। तमाम लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने जो समाज को जगाया था और रास्ता दिखाया था, आज हम लोग इन किताबों का अध्ययन करने के बाद ये फैसला लिए हैं और पहले भी कहा था कि हमारे लोग इस मंदिर में न जाकर के जो पत्थर की मूर्ति का मंदिर है, इसकी जगह पर हमारे लोग शिक्षा मंदिर में जाएंगे, जहाँ ज्ञान अर्जित होता है, ज्ञान मिलता है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और जब हम इन किताबों को पढ़ा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, तमाम हमारे महापुरुषों ने लिखा है, बुद्ध जी ने लिखा, तमाम लोगों ने, कि हिंदू धर्म में जो कहा जाता तथाकथित रूप से, इसमें 4 वर्ण बताया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मैं न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, तो निश्चित रूप से एक वर्ण बचा है, मैं शूद्र हो गया। तो हम सभी लोग तमाम साथियों के साथ आज 10-12 जनपद के हमारे बुद्धिजीवी लोग आए हैं। कोई पीएचडी कर रहा है, कोई प्रोफेसर है, कोई रीडर है, तमाम समाज सेवी लोग हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोग। हम सभी लोगों ने एक साथ फैसला लिया कि हम लोग अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चल करके समाज को हक अधिकार दिलाएंगे, समाज को शिक्षित कराएंगे और अपने नाम के आगे आज से हम सब लोग शूद्र रमाकांत यादव, शूद्र लाल प्रताप यादव, शूद्र पूनम मौर्य, शूद्र राजवीर सिंह यादव, शूद्र फला वर्मा, तमाम लोग, हम लोगों ने फैसला लिया कि पहले शूद्र लगाने के बाद नाम लिया जाएगा। तो हम लोगों ने आज ये फैसला लिया है और मैं समझता हूँ कि जो हमारा उपेक्षित समाज है, पीड़ा समाज, दलित समाज, निश्चित रूप से अपने पूर्वजों के रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चलेगा और निश्चित रूप से अगर चलेगा तो एक दिन वो दिन आएगा कि हमें पूरा अधिकार मिलेगा, हमें सम्मान मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा, हमारे बच्चे अच्छे तरीके से शिक्षित होंगे और शिक्षित होने के बाद सरकार में भागीदारी होगी, हर जगह अधिकार मिलेगा, कहीं कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। इन परिस्थितियों हम लोगों ने फैसला लिया है, इसके लिए आप लोग आए हुए हैं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। सर, एक तरफ कोरोना महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सरकार राम मंदिर को लेकर काफी उत्साहित है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, और राम मंदिर बना रहे हैं मैं भी सुना हूँ, जबकि मैं तो ये मानता हूँ कि गौतम बुद्ध जी का बौद्ध विहार था पहले साकेत, और इस बात को हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है। अब जबरदस्ती मंदिर बनाया जाता जा रहा, तो सरकार से हमारी हैसियत नहीं कि लाठी चलाएं, लड़े, बनाए भाई। लेकिन जो हमारा अपना पर्सनल विचार था, बुद्ध जी पाखंड से दूर रहते थे,
साइंस को मानते थे, टेक्नोलॉजी को मानते थे, कर्म पर विश्वास करते थे। हम तो सरकार से आज भी निवेदन करते हैं कि एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ बन जाए तो निश्चित रूप से हमारे जो पिछड़े दलित समाज के बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। मेरा आज भी अनुरोध है सरकार से। नहीं, लगातार जैसे कोरोना सर बेकाबू हो रहा है, लगातार कैजुअलिटी बढ़ रही है। अब इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, इससे सरकार से पूछिए कोरोना के बारे में। मैं इस पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो मंदिर का आपने सवाल उठाया है, मैं तो ये चाहूँगा, सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि गरीबों की भलाई के लिए, दलितों पिछड़ों की भलाई के लिए वहाँ बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज और बढ़िया मेडिकल कॉलेज खोल दे। जो आपने कहा भी कोरोना, अगर ये मेडिकल कॉलेज होता तो निश्चित रूप से कोरोना के मरीज वहाँ कंट्रोल हो जाते, कोरोना अपने आप भाग जाता। अगर मेडिकल कॉलेज होते तो ये जितना पैसा वहाँ लग रहा है उससे कम पैसे में कई मेडिकल कॉलेज बन जाते, एम्स के तरीके के बन जाते। डाइट जाफरपुर में चल रहे कोविड-19 कमांड एवं कंट्रोल रूम को कुछ पॉजिटिव केस मिलने के उपरांत जीजीआईसी में शिफ्ट कर दिया गया है। जीजीआईसी कैंपस से अब इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के रूप में यह केंद्र काम करेगा। सोमवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार ने केंद्र के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग निगरानी समिति व जिला प्रशासन के कक्षों का निरीक्षण कर ड्यूटी पर लगे कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन ने एक ऐप विकसित किया है जिससे कोरोना मरीजों के क्वारंटाइन की गतिविधि पर नज़र रखी जाएगी। अगर वे निर्धारित परिधि से बाहर निकलेंगे तो तत्काल सूचना मिल जाएगी। बेसिकली कंट्रोल रूम जो हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए, अभी तक वो डाइट प्राचार्य के कार्यालय में चल रहा था। कुछ पॉजिटिव केसेस वहाँ पे हमारे आए तो उसको हमने शिफ्ट किया है जीजीआईसी में, जो यहीं पे सिविल लाइन के पास है, जीजीआईसी में शिफ्ट किया है। तो उसमें हमने अलग अलग व्यवस्था करी है कि कई सारे कमरे लेके अलग अलग जगह पे बैठने की व्यवस्था करी है, जिससे कि प्रॉपर वे में सोशल डिस्टेंसिंग भी होता रहे, उनका काम भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो उसी का निरीक्षण आज किया है और वो कैसे काम कर रहे हैं उसका देखा भी है कि किस तरह काम हो रहा है। तो काफ़ी सुधार है। और जब से इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बना है, जैसे कल का भी मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, कल टोटल 59 केस आए थे। अगर सुबह पूरे कल दिन का देखें, 59 केस में से 55 केस हमारे आए जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाले थे, जो एंटीजन टेस्ट से आए। तो इससे पता लग रहा है कि हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टीम जो है वो मेहनत कर रही है। तो हमारा प्रयास ये है कि सारे जो भी संक्रमण हमें मिल रहे हैं वो उसका हमें सोर्स पता लग जाए, किससे वो आया है, और उसी प्रयास में लगे हैं जिससे कि हम इसको रोक सकें। तो उसी में एक प्रयास है। उसमें मेडिकल टीम का अलग कंट्रोल रूम बना है, जिसमें कि जैसी भी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है वो अपना उसको एक हमारा जो लोकल पोर्टल बनाया है सारे मैनेजमेंट के लिए, उस पर फीड करते हैं। उस पर फीड होने के बाद वो तुरंत एक SMS आशा, टीचर, MOIC और कंटेनमेंट जोन में और बाकी जगह चले जाता है, एम्बुलेंस को चले जाता है कि किस किस को वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाना है। तो वो व्यवस्था उनके रूम में है। एक यहाँ पे बनाया गया है, DPRO का कक्ष बनाया गया है। वो कंटेनमेंट जोन जैसे ही बनता है उनके पास सूचना आती है, और जो साथ में जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उसके संपर्क में लोग आए, उसी सूचना भी आती है। तो वो सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ पे सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहाँ पे छिड़काव हो जाए, वहाँ पे सैनिटाइजेशन हो जाए, और वहाँ पे निगरानी समिति को अवगत करा दिया जाए, प्रधानों को, कि जो साथ में व्यवस्थाएं होनी वो घर से बाहर तो नहीं निकल रहे, वो सूचना भी यहाँ से प्राप्त करेंगे। वो शुरू कर दिया है। तो हमारे पास सूचना आ जाएगी कौन कंटेनमेंट जोन में खास तौर से जो कॉन्टैक्ट्स आए हैं वो बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। एक और हमने जिला प्रशासन का रूम बनाया है। वो ये करते हैं कि हर एक उसको फ़ोन करते हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट पॉजिटिव में आए कि आपको घर में रहना है, कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इतने टाइम तक आपको घर में रहना है। तो ये भी मॉनिटर हो रहा है। और साथ में एक ऐप भी अब इंस्टॉल करा रहे हैं सबको जो पॉजिटिव आ रहे हैं, जो होम आइसोलेशन में जिनको रहना है, कि अगर वो घर से बाहर निकलेंगे तो हमें पता चल जाएगा। साथ में आरोग्य सेतु ऐप भी उसको डाउनलोड करा रहे हैं। तो इस तरह सारी व्यवस्था की गई। एक बेसिक शिक्षा के जो टीचर्स लगे हैं उनके लिए भी 2 कक्ष दिए गए हैं, जिसमें कि 10-10 लोग बैठ के अपना हर एक केस के सापेक्ष कॉन्टैक्ट्स जो ट्रेसिंग है उसको करेंगे, जिससे कि हम लोग उसको, और फिर वो सूची MOIC के पास जाती है, ऑनलाइन ही चली जाती है। उसके बाद वो उनके घर में जाके सैंपल इकट्ठा करना, वो सब कार्रवाई करते हैं। तो ये भी किया गया है। तो इस तरह से टोटल इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर पूरे कैंपस में हमने किया है, जिसमें कि अलग अलग जो सेक्शन है अलग अलग बैठे पर एक साथ जुड़े भी रहें, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, कोई भी सूचना इधर से पास हो जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से, या एक व्यक्ति जाके दे देगा। तो इसको हमने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया।
जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन की प्रॉपर बैरिकेडिंग कराई जाएगी और वहां अब और कड़ाई होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जो कर्मी अथवा निवासी कंटेनमेंट जोन में हैं वह बाहर कदापि न निकलें। कोई सरकारी कर्मचारी अगर कंटेनमेंट जोन में है तो उसे भी घर में ही रहना है, दफ्तर कार्यालय नहीं आना है। कल हमने एडीएम साहब को ये पूरा निर्देश दे दिए हैं कि प्रॉपर इसकी बैरिकेडिंग कराई जाए। कल ऑलरेडी निर्देश जा चुके हैं। इसकी प्रॉपर बैरिकेडिंग के इंश्योर करने के लिए एसडीएम्स को ऑलरेडी हमने बता रखा है। एक बार और कड़े निर्देश हम इसको भेज देंगे। कंटेनमेंट जोन मतलब कंटेनमेंट जोन, चाहे सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट आदमी हो, कोई भी हो, उसको अपने घर में रहना है जब तक वो कंटेनमेंट जोन रहेगा। ये पूरे स्पष्ट निर्देश पहले भी थे, बट उसको हम दोबारा से आपके माध्यम से भी हम चाहते हैं कि इसका और आप अगर बताएंगे, सब लोगों को जागृत करेंगे अपने आपके चैनल के माध्यम से, तो और सूचना जाएगी। हम एक आदेश भी जारी कर दे रहे हैं। आप भी उनको सबको बताइए कि जब कंटेनमेंट जोन में अपने आप को सुरक्षित रखना है तो अपने घर में रहें। देखिए, जो भी आदमी बाहर निकल रहा है अगर वो संक्रमण लेके जाता है तो सबसे बड़ी बात है कि अपने घर में जाके, घर में संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है घर के अंदर, तो अपने बच्चों को और अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनको जरूर संक्रमण देने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और उनको संक्रमण लग गया तो उनकी जान पे भी बन सकती है। इसलिए हम सबसे यही अपील कर रहे हैं बार बार, और आपके माध्यम से भी यही चाहते हैं, ये अपील हो कि बाहर निकलें, सुरक्षित निकलें, और कंटेनमेंट जोन से तो बिल्कुल बाहर ना निकले। बाकी लोग भी अपने काम के लिए निकल रहे हैं तो आवश्यक कार्य पे ही निकले, और जब बाहर निकले हैं तो पूरी सावधानी बरतें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर हाथ सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें, और अपना जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए जो उपाय बताए गए उनका पालन करते रहें। इनका वेतन नहीं काटा जाएगा जो सरकारी कर्मचारी है? अगर कंटेनमेंट जोन में आया तो नहीं कटेगा, बट अगर कंटेनमेंट जोन के बाहर है, जिसको किसी ने आने से रोका नहीं है, नहीं आएगा तो फिर उसमें कार्रवाई एज पर होगी। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में विवाहिता से सामूहिक दुराचार के मामले में नर्सिंग होम संचालक सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र मेहनगर निवासी महिला ने थाना देवगांव पर शिकायत दर्ज कराई थी कि 23 जुलाई को वह अपनी पुत्री का इलाज कराने शुभम नर्सिंग होम लालगंज आई थी। इस नर्सिंग होम में वह अपनी बेटी का पहले भी इलाज करा चुकी है। नर्सिंग होम के डॉक्टर दिनेश कुमार ने हमारी पुत्री को ग्लूकोज की बोतल लगा दी। देर शाम डॉक्टर दिनेश परीक्षण के नाम पर उसके कमरे में गए और मुझे बाहर निकाल दिया। इस दौरान डॉक्टर दिनेश ने अपने सहयोगी रवि कुमार और श्रीकांत के साथ मिलकर उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया। जब ये लोग कमरे से निकल गए तब पुत्री ने अपनी आपबीती बताई। समस्या ये थी कि मेरे सर में कई दिन से दर्द हो रहा था। मैं गई डॉक्टर के यहाँ, शिवम नर्सिंग होम। हाँ, शिवम नर्सिंग होम गई तो वहाँ पे उन लोगों ने सुई लगाई एक बहुत ज़्यादा तगड़ी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, सीधे मुझे 8 बजे होश आया, 8 साढ़े 8 बजे के बीच में। तो डॉक्टर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, फिर मैंने छुड़ाया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब उनको बुला दीजिए। तो फिर उनको बुला के लेके आए तो मैंने इनसे बोला कि डॉक्टर साहब मुझे छेड़ रहे हैं तो छोड़ के मत जाना, फिर भी लेकिन ये अच्छा। फिर इनके कहाँ है? लालगंज में। अच्छा, तो क्या वहाँ पे कौन लोग थे? क्या कुछ पहचान आपको है कि आपके साथ दुष्कर्म किया गया था? हाँ। कौन लोग थे? नाम है कुछ पता? 3 लोग थे। दिनेश डॉक्टर और उनका साला और एक और है रवि। अच्छा, अभी आपका पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने बताया कि इस मामले में रविवार के दिन डॉक्टर दिनेश कुमार निवासी ग्राम बनावे थाना गंभीरपुर, रवि कुमार निवासी ग्राम खमैरा थाना सराय ख्वाजा जिला जौनपुर, श्रीकांत निवासी ग्राम राजेपुर थाना गंभीरपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देवगांव में लालगंज एक कस्बा है, वहाँ शुभम नर्सिंग होम है। उसका डॉक्टर दिनेश कुमार जो है वो वहाँ ट्रीटमेंट करता है। एक लड़की अपनी माँ के साथ इलाज कराने के लिए गई। फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के बाद उसको एक डॉक्टर जो है उसको एक कमरे में ले गया और उसके साथ रेप किया। उसके इस रेप करने में 2 उसके सहयोगी जो स्टाफ है वहाँ पे, उन लोगों ने उसकी मदद की। बाद में जब उसकी माँ उस लड़की से मिलने जाती है उस कमरे में तो लड़की रो के बताती है कि हमारे साथ इन लोगों ने रेप किया है। उसकी माँ पुलिस को कंप्लेंट करती है और जांच के मध्य पाया जाता है कि घटना सही है
इन तीनों लोगों ने मिलकर के उसके साथ रेप किया है। 2 लोगों ने असिस्ट किया है और डॉक्टर ने रेप किया है। इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। दुर्बल को न सताइए की सोच हमारे देश में देवो दुर्बल घातका पर जाकर समाप्त हो जाती है और इसका साक्षात उदाहरण आज आपके सामने है। जहानागंज के गांव बोहना के रहने वाले ये विकलांग दंपत्ति अपने 3 छोटे बच्चों के साथ सोमवार को भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनकी कहानी दुर्बल को न सताइए से शुरू होती है और देवो दुर्बल घातक पर जाकर समाप्त हो जाती है। गांव में कोटे की दुकान के लिए इन्होंने जब आवेदन किया तो दुर्बल को सभी ने संबल प्रदान करते हुए इनके प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। देवों यानी सक्षमों को यह वाजिब न गुजरा, मुहर को पक्का करने की मेहर की बात शुरू हुई। गरीब विकलांग दंपत्ति जब साहबों की फरमाइश पर खरी नहीं उतर सकी तो प्रस्ताव की उस कार्रवाई रजिस्टर को ही गुम दिखा दिया गया। सर, हमारे यहाँ कोटे के प्रस्ताव का मामला है, जो कि प्रस्ताव हमारी पत्नी संजू भारती के नाम से 7/11/2019 को सर्वसम्मत से पास हुआ, लेकिन ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा पैसे की मांग किया गया, जो कि मैं देने में असमर्थ था। तो उन लोगों ने प्रस्ताव को 101 दिन बाद दूसरे का नाम अंकित करके ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय भेज दिए, जो कि हम गरीब आदमी 10,000 रुपये दिए, लोग 30,000 की मांग कर रहे थे, लेकिन मैं 30,000 नहीं दे पाया। भाई हम दोनों पति विकलांग हैं, यही कारण था। और उसके बाद जब जांच प्रक्रिया चालू हुई तो जांच में जिलाधिकारी महोदय से यह मांग की गया कि भाई दोनों प्रस्ताव में अंकन किया जाए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। जांच करने के बाद में जब यह हुआ तो खंड विकास अधिकारी द्वारा 3 चयन समिति का गठन किया गया। उसमें सहायक विकास अधिकारी पंचायत, सहायक विकास अधिकारी कृषि, सहायक विकास अधिकारी ISB, मूलचंद यादव, राजेश कुमार, कैलाश राम द्वारा यह उसमें दिखाया गया है कि कार्रवाई रजिस्टर गुम हो गया है, जो कि थाने में कोई प्रार्थना पत्र नहीं है। ओम प्रकाश ग्राम पंचायत सचिव ओम प्रकाश राय द्वारा कि हमारा कोटे का प्रस्ताव पास होना चाहिए, हम दोनों पति पत्नी को कोटा मिलना चाहिए। बस जब तक मांग हम लोग की पूरी न हो जाए, जब तक कोटा हमारी पत्नी के नाम से न हो जाए, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। दोनों पति पत्नी बच्चे साथ मर जाएंगे, चलेगा। जिले के मुखिया के कार्यालय पर धरने भूख हड़ताल पर बैठ गए विकलांग दंपत्ति को हटाने के लिए मौके पर फोर्स भी पहुंच गई। पुलिस को देखकर विकलांग दंपत्ति तो नहीं डिगे, लेकिन उनका एक बच्चा काफ़ी खौफजदा हो गया। उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। जिलाधिकारी व अन्य उच्चाधिकारियों के आश्वासन के बाद दंपत्ति ने भूख हड़ताल खत्म कर न्याय की उम्मीद लिए गांव का रास्ता पकड़ लिया। बोहना गांव जहानागंज ब्लॉक में पड़ता है। वहां पर एक कोटे का मामला है। कोटे के संबंध में हमारे यहाँ 2 प्रस्ताव आए। एक प्रस्ताव ब्लॉक की तरफ से आया, एक अन्य व्यक्ति द्वारा कि साहब हमारे पक्ष में प्रस्ताव हुआ है। चूँकि एक ही गांव के लिए 2 प्रस्ताव आए थे, तो ऐसी दशा में पुनः ब्लॉक को जांच के लिए भेजा गया कि कौन सा प्रस्ताव सही है कौन सा गलत है। तो ब्लॉक में ये बताया गया कि वहाँ पर जो कार्रवाई रजिस्टर है वो गिर गया है और उसकी FIR दर्ज कराई गई, इसलिए सत्यापित नहीं किया जा सकता कि कौन सा प्रस्ताव सही है या गलत है। उस दशा में नए दुकान के प्रस्ताव के लिए पुनः बैठक कराए जाने का निर्णय लिया गया था। तो उसमें एक पक्ष जिसके द्वारा प्रारंभ में एप्लीकेशन दिया गया था, उसका ये कहना है कि मेरे पक्ष में दुकान अलाट करा दी जाए। तो उनको ये समझाया गया कि आपकी जो शिकायत है उसकी जाँच कराई जाएगी और जो भी दोषी हैं इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसकी भी इस जो आरोप है उसकी भी जांच करा ली जाएगी। इस बार ADO पंचायत स्तर से ना करा करके VDO स्तर से जांच कराई जाएगी। ये पूर्व में रिपोर्ट आई थी कि उनके द्वारा जहानागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और उसकी भी जांच हो जाएगी इस तथ्य की कि उनके द्वारा सिर्फ एप्लीकेशन दिया गया या वहाँ पे कोई प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इनको आश्वासन दिया गया कि इनकी जो भी शिकायतें हैं या जो भी कर्मचारी ने इनके साथ गलत किया है, दूसरा जो आरोप है इनके, उनके तथ्यों की जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी करने वाले 4 शातिर अभियुक्तों को जनपद पुलिस ने धर दबोचा है। निजामाबाद थाना पुलिस की सक्रियता से पकड़े गए अभियुक्त विवेक सिंह, राजेश गुप्ता, हरिलाल गौतम और मुनीराम में से पहले 2 लखनऊ व अंतिम 2 जनपद के रहने वाले हैं।
पुलिस कप्तान प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि ये सभी एक संगठित गिरोह से जुड़े हैं जो अब तक 40 से 50 बेरोजगारों को अपना शिकार बना चुके हैं। इस गैंग के सदस्य कानपुर से पटना तक फैले हुए हैं। आजमगढ़ रोडवेज से गिरफ्तार किए गए इन अभियुक्तों के पास से IRCTC, FCI, रेलवे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और लखनऊ मेट्रो के फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र बरामद हुए हैं। काफ़ी दिनों से इस तरह की सूचना मिल रही थी कि ये गिरोह काम कर रहा है जो नौकरी दिलाने के नाम पे झांसा देकर के लोगों से पैसे ले रहा है। इस तरह एक मुकदमा हमारे यहाँ निजामाबाद थाने में भी कायम हुआ था जिसमें 1 लाख रुपया लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी देने के नाम पे उसको फेक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था। आज ये सूचना मिली कि ये गिरोह के सदस्य जो हैं यहाँ आजमगढ़ कस्बे में आए हुए हैं। हमारी टीम लगी हुई थी, सर्विलांस की टीम लगी हुई थी, थाने की टीम लगी हुई थी। इनको गिरफ्तार किया तो इनके बैग से FCI, लखनऊ मेट्रो, IRCTC, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और रेलवे में रिक्रूटमेंट के तमाम फेक अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं। अब हम लोग ये जानकारी कर रहे हैं कि ये जो विभाग है जिनके फेक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे, यहाँ पे कौन इनका आदमी है, ये फेक अपॉइंटमेंट लेटर का इनको ये टेम्पलेट कहाँ से मिलता है, ये उन विभागों तक इनकी कैसे पहुँच बनी या कैसे ये कांटेक्ट करते थे, कोई है कि नहीं, इस पर हमारी विवेचना चल रही है। ये बड़ा गैंग मालूम पड़ रहा है। अब तक 40-50 लाख रुपया ये लड़के इकट्ठा कर चुके हैं। 40-50 लोगों को अब तक ये झांसे का शिकार बना चुके हैं। अभी इसमें हमारी कार्रवाई चली रही है, हमारी कई टीम लगी हुई है। विवेचना के बाद जो नया नेटवर्क आएगा सामने इनका, उसके बारे में